देखो अब है ना, पिछली क्लास में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझाया था और एक और कंसेप्ट बताया था डेफर्ड रेवेन्यू का। वो क्लियर था? सब लोग ध्यान देना प्लीज। पेज नंबर 18.7 पे मैंने आप लोगों को कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू और ये बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पीएनएल से राइट ऑफ करते हैं। और एक और पॉइंट मैंने आपको जो समझाया था दैट वाज डेफर्ड रेवेन्यू। अच्छा, डेफर्ड रेवेन्यू मैंने बताया था, डेफर्ड रेवेन्यू पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ असेट एज वेल एज एक्सपेंस। डेफर्ड रेवेन्यू असेट भी और एक तरह से क्या है, बट उसको धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाएगा। और इसका जैसे एग्जांपल है, मैंने बताया था बैलेंस शीट वालों असेट साइड पे आपको लेट्स से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिख रहा है, दिस इज एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसे खर्चे जिसको राइट ऑफ करना बाकी है अभी तक, वो कहलाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। और इसको अपन लोग एक और किस नाम से जानते हैं, फिक्टिशियस एसेट। दिस इज ऑल्सो नोन एज विच एसेट, फिक्टिशियस। मतलब ये रियल एसेट नहीं है, इट इज अ इमेजिनरी एसेट। सिर्फ बुक्स में डेबिट बैलेंस है, इसलिए हमको एसेट साइड लिखना पड़ता है ना। तो इसमें जनरली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बताया। अब जब अपन 12th में जाएंगे ना, तो वहां आपको अलग अलग कैटेगरी के और भी मिलेंगे वहां पे, ठीक है ना। तो वो जो वहां मैं पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा आपको डेफर्ड रेवेन्यू। ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, फिर मैंने आपको पेज नंबर 18.7 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 होमवर्क दिया था। इलस्ट्रेशन 1 में कोई दिक्कत है? इलस्ट्रेशन 1 क्लियर है आप लोगों को? इलस्ट्रेशन 2 दिया था, रिपेयर फॉर 2000 ऑफ अ मशीन। ये तो नॉर्मल रिपेयर है ना, अनलेस इट इज मेजर रिपेयर गिवन हो, तो बाकी नॉर्मल रिपेयर तो एक्सपेंस ही होगा ना। हमको ऐसा बोले रिपेयर इनकर्ड ऑन मशीन, तो आप एंट्री करोगे, मशीन टू कैश करोगे, रिपेयर टू कैश करोगे। मेरे को एक बात बताओ, जैसे हमको ऐसा बोला रिपेयर ऑफ 2000 डन ऑन मशीन, अब बताओ इसकी जनरल एंट्री क्या करोगे आप लोग? आप बोलोगे रिपेयर टू कैश, और रिपेयर कौन सी कैटेगरी है? एक्सपेंस है, तो इसका मतलब रेवेन्यू है। इसके अंदर मशीन टू कैश थोड़ी नहीं करेंगे हम लोग एंट्री। अगर ये बोलता मेजर रिपेयर डन ऑन मशीन, तो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट होता वो फिर। बट नॉर्मल रिपेयर है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2 में रिपेयर वाला पॉइंट क्लियर है? अच्छा, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीन, ये तो क्लियर होगा। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? क्योंकि कस्टम ड्यूटी पे किया मशीन में, तो मशीन ही कॉस्ट में जाएगा। अच्छा, मैं ऐसा बोलता हूं वेजेस पेड, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? अगर सिंपल वेजेस पेड है, और अगर बोलता हूं वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो कैपिटल है, वो असेट की कॉस्ट में क्लब होगा, है ना। 10,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई दिक्कत? 1 और 2 हो गया। अच्छा, इसके बाद अच्छा, अब एक और कंसेप्ट लिख दो, जैसे एक्सपेंडिचर होता है ना, वैसे रिसिप्ट का और कंसेप्ट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो लिखो कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। लिखो कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। लिखना ऑल दोज रिसिप्ट, सबसे लिखना पहले को रेवेन्यू रिसिप्ट। लिखो रेवेन्यू रिसिप्ट। लिखो ऑल दोज अमाउंट which is received, all those amount which is received in the normal in the normal
operations of the business and is regular in nature. All those amount which is received in the normal operations of the business and is regular in nature. All those amount लिखने की रखी है ना अभी अपन ने, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो लिखवा रहा हूं बोर्ड पे, कॉपी पेस्ट करते जाओ कॉपी में. आधे लोग तो लिखते भी नहीं, इतने आलसी होके आते हैं कि लिखना भी नहीं हमको, तो हमारी कॉपी में लिख भी कोई और. देखो, all those amount which is received in the normal operation of business and is regular in nature. For example, amount received from sale of goods, rendering of services, cash received from debtors, etc. देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? वो सारा अमाउंट विच इज रिसीव इन द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस एंड इज रेगुलर इन नेचर. लेकिन आप इसमें नीचे लिखना सच रिसिप्ट is generally shown on credit side of trading or P&L account. समझे? रेवेन्यू रिसिप्ट देखो, ध्यान दो, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? नेम बता रहा, रेवेन्यू रिसिप्ट. अपन जो गुड्स सेल करते हैं, अभी गुड्स सेल करके जो रिसिप्ट आ रही है या सर्विसेज रेंडर करके जो अपनी रूटीन रिसिप्ट आ रही है, ठीक है ना? जैसे रूटीन एक्सपेंडिचर होते हैं ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. वैसे रूटीन रिसिप्ट, जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं फीस रिसीव हो रही है, तो वो कौन सी रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट. कोई पर्सन मान लो बिजनेस कर रहा है, गुड्स सेल करके पैसा आ रहा है, वो कौन सी रिसिप्ट है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब विच अराइज इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. जैसे एक्सपेंडिचर मतलब आउटफ्लो, रिसिप्ट मतलब इनफ्लो. एग्जांपल, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेच करके पैसा आया. या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कोई सर्विसेज दी उससे पैसा आया. या कैश, कैश कहां से रिसीव हुआ? अपन ने सेल किया हुआ, डेटर से पैसा आया. Such receipt is generally shown on credit side of trading and P&L account. क्रेडिट साइड में आता है ये. तो ये रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट हो गई बताओ? रेवेन्यू. और अब लिखो कैपिटल रिसिप्ट. देखो, all those receipt which arises due to sale of asset or increase of liability by borrowings are capital receipt. वो सारी लाइबिलिटी जो कैसे अराइज होती है? या तो कोई फिक्स एसेट को बेच करके, अपन ने कोई फिक्स एसेट को बेचा, कोई जमीन पड़ी थी उसको बेच दिया, या कहीं से पैसा उधार पे लिया, वो सब रिसिप्ट कौन सी है? कैपिटल रिसिप्ट.
लेकिन आप दिस रिसिप्ट arises from sources other than business, मतलब बिजनेस के सोर्स से नहीं है, वो अलग से आती है हमको। हमने कोई फिक्स एसेट बेच दिया या किसी से उधार लिया, वो सब कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट अफेक्ट द बैलेंस शीट। कैपिटल रिसिप्ट जनरली किसको अफेक्ट डालेगी? बैलेंस शीट के ऊपर। समझ आता है? अपन ने कोई फिक्स एसेट बेचा, अब मान लो मेरे पास कोई जमीन पड़ी है पुरानी, उसको बेच दिया मैंने, तो वो रिसिप्ट ट्रेडिंग पीरियड में आएगा क्या? वो असेट कम करेगा मेरा। आप एक बार बताओ, मेरे पास कोई लैंड पड़ा था पुराना, उसको सेल आउट कर दिया, तो ट्रेडिंग वो सेल ऑफ गुड्स थोड़ी ना है, वो आपके असेट को कम करेगा। या आपने कहीं से पैसा उधार लिया तो आपका लाइबिलिटी साइड बढ़ेगा, है ना? तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसी रिसिप्ट जो अपने रूटीन बिजनेस की रिसिप्ट नहीं है, दे आर कैपिटल रिसिप्ट। बोलो, समझ में आया? अब इन दोनों का डिफरेंस है ऑन पेज नंबर 18.9। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। पेज नंबर 18.9 पे डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है ना? और ऐसे ही पेज नंबर 18.6 पे भी डिफरेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ना? 18.9 और 18.6 पे डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना एक बार, ठीक है ना? कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट के डिफरेंस। बस इसके अलावा ये चैप्टर पूरा कंसेप्ट करा दिया मैंने सारे आपको, ठीक है ना? क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस, ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैंने करा दिया आप लोगों को इस चैप्टर में। पेज नंबर 18.47, पेज नंबर 18.47 पे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, ये होमवर्क कर लेना ना। 9, 10, 11, 12 वेरी शॉर्ट में है ना? ये ग्रुपिंग, मार्शलिंग ऑफ असेट, ये काम के नहीं है ना? ये नीट नहीं, आपको बुक में दिखेगा टॉपिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये भी कुछ काम का नहीं है, ग्रुपिंग मार्शलिंग, ठीक है ना? देन पेज नंबर 18.50 पे आओ एक बार। जैसे इसमें एक एग्जांपल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 38 देखो आप। गोदरेज लिमिटेड इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी वन मशीन फॉर सेल इन इंडिया। मतलब ये 38 वाला क्वेश्चन देखना, गोदरेज लिमिटेड इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी, पेज नंबर 18.50 पे, पेज नंबर 18.50 पे क्वेश्चन नंबर 38 दिख रहा है आपको? गोदरेज लिमिटेड इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी वन मशीन फॉर सेल इन इंडिया एंड अनदर मशीन फॉर प्रोडक्शन पर्पज। मतलब एक मशीन तो इंडिया में सेल के लिए इंपोर्ट किया और दूसरी मशीन किसके लिए इंपोर्ट किया? प्रोडक्शन के लिए। विल यू ट्रीट देम गुड और फिक्स एसेट? तो जो सेल के लिए वो कौन सी होगी? गुड्स, और प्रोडक्शन वाली कौन सी होगी? फिक्स एसेट। तो ये मशीनरी इंपोर्टेड फॉर सेल विल ट्रीटेड एज गुड्स एंड परचेज फॉर प्रोडक्शन विल ट्रीटेड एज फिक्स एसेट। क्लियर है ये वाला? तो अच्छा, एमसीक्यू में सारे करे थे आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला छोड़ देना, सिर्फ एक 10th वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट छोड़ देना एक बार, ठीक है ना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अपन बाद में पढ़ लेंगे, अभी काम नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। बाकी तो हो गए, बाकी हो गए थे, अपने आप हो गए थे, ठीक है? और इसमें नीचे ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स में 7th वाला पार्ट छोड़ देना, ग्रुपिंग मार्शलिंग वाला। बस बाकी ट्रू फॉल्स भी एक बार आप पूरा कर लेना। अच्छा, ट्रू फॉल्स में बताओ, कैपिटल रिसिप्ट आर शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रू और फॉल्स, क्या कैपिटल रिसिप्ट ट्रेडिंग में आती है क्या? इट इज इन बैलेंस शीट। रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है क्या?
कहां पे जाता है? P&L में। लीगल फीस, legal fees paid on purchase of property is a capital expenditure. Legal fee paid on purchase of property, जब प्रॉपर्टी परचेज की कोई लीगल फी पे किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है ना? बिल्कुल, वो आपका प्रॉपर्टी कॉस्ट में क्लब होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लोजिंग स्टॉक इज नेवर शोन इन ट्रायल बैलेंस, नेवर शो। कर सकते हो शो परचेज को एडजस्ट करके। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड P&L। फॉल्स होगा, है ना? लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार इज डेबिटेड टू कार अकाउंट। कोई पुरानी कार बेची, उसमें लॉस हुआ तो कार को डेबिट होगा या P&L में जाएगा? P&L जाएगा, लॉस होगा तो। कैरेज आउटवर्ड इज शोन इन ट्रेडिंग, कौन सा कैरेज जाता है P&L में? कैरेज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग में, और आउटवर्ड कहां जाता है? P&L में। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट विच इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी, जो अर्निंग की कैपेसिटी को बढ़ाएगा वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ट्रू फॉल्स देख लेना एक बार, है ना? गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, तो ट्रू स्टेटमेंट है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है ना, इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, तो सही है ना? नहीं है ना फिक्टिशियस एसेट, गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल फिक्टिशियस मतलब डेफर्ड रेवेन्यू, तो गुडविल डेफर्ड रेवेन्यू थोड़ी ना है, वो तो इंटेंजिबल एसेट है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है फिक्टिशियस एसेट, गुडविल फिक्टिशियस नहीं, ट्रू स्टेटमेंट है। हाँ, इंटेंजिबल गुड, है ना? ट्रू स्टेटमेंट है ना? अच्छा, इसमें है ना एक ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेना एक बार नीचे, है ना? फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेना एक बार। बाकी आप लोगों को चैप्टर में क्लियर है? कॉस्ट, सेल प्राइस वाला कंसेप्ट सारे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेब्ट्स, एनी डाउट्स इन दोज एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, मैनेजर्स कमीशन। देखो, मैनेजर्स कमीशन, पहले कमीशन कैलकुलेट करो, फिर आप बताओ आपकी एंट्री कैसे होगी। मैनेजर्स कमीशन टू कमीशन पेएबल। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सी कैटेगरी है और ये कौन सी कैटेगरी है? तो इसको आप P&L में राइट ऑफ करो और इसको आप क्या करो, बैलेंस शीट में क्या बता दो, लायबिलिटी साइड बता दो, बस। कहीं कैसे मतलब करें कैसे? P&L में जाओ, इधर आपने नेट प्रॉफिट निकाला, वर्किंग नोट बना लो, मैनेजर्स कमीशन वर्किंग में निकाल लो, इधर वापस बाय नेट प्रॉफिट लिखो, इधर लिखो टू मैनेजर्स कमीशन और टू कैपिटल। आपने वर्किंग नोट में निकाला, यहां तक आपने टोटल लगाया, ठीक है? अब आपने इसका अज्यूम करो ये 50,000 आया फिगर, आपको बोलते हैं मैनेजर्स कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट देना है, तो पहले आप यहां तक कर लो, फिर वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन मैनेजर्स कमीशन। अब मान लो कुछ भी गिवन नहीं है, ऐसा बोलते हैं मैनेजर्स कमीशन पेएबल 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो बिफोर मानते हुए कर लो, तो 50,000 का यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट 50,000, यहां कितना करो और ये 45,000। और जब बैलेंस शीट बनाओ तो मैनेजर्स कमीशन लायबिलिटी साइड बता दो इधर, और अगर ये आफ्टर चार्जिंग है तो 50,000 इंटू 10, मान लो 10% रेट है, ऐसे कर लो कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट में करना है ना। फिर ये फिगर यहां लिख लो और डिफरेंस कैपिटल में चला जाएगा, और फिर ये वाला फिगर यहां आ जाएगा, ये फिगर यहां आ जाएगा बैलेंस शीट, है ना? इस तरह करना। ठीक है, समझ आ गया पूरा? ठीक है, अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।